हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज की डेट है 18 अगस्त और आज के दिन 18 अगस्त में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दोनों को कवर करते हैं हम यहाँ पे। और इस प्रीलिम्स डोज में बात करते हैं उन सभी न्यूज़ की जो हमारे लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एक एडिटोरियल एनालिसिस भी आता है जिसमें हम मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उनको देखते हैं। ओके, एडिटोरियल्स को एनालाइज करते हैं। आगे बात करें उससे पहले बता दूं कि आप मुझसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। कुछ लास्ट दिनों की पीडीएफ्स बची हुई है सेंड करना, वो मैं आज कर दूंगी। इस चैनल पे, इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। साथ में मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं GS1 में। हम देखेंगे आज कि हमारे पास कुछ नहीं है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे रशियन वॉर गेम्स के बारे में। देन देखेंगे कि डेवलप्ड नेशन का क्या कंसेप्ट है, कैसे डेवलप्ड या डेवलपिंग नेशन डिजिग्नेट किए जाते हैं। गवर्नेंस में देखेंगे रोहिंग्यास के बारे में। पेपर 3 में देखेंगे एनवायरमेंट में दिल्ली PM 2.5 लेवल्स द हाईएस्ट। तो मतलब ये है कि दिल्ली जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लेवल जो है PM 2.5 पार्टिकल्स का, वो दिल्ली में मिला है। तो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन गई है दिल्ली। इकोनॉमी में देखेंगे हम राइजिंग प्राइस ऑफ मिल्क के बारे में। यहाँ पे देखेंगे कि क्यों मिल्क के प्राइजेस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, आगे बात करते हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा वो है अबाउट रोहिंग्यास। आर्टिकल कुछ ये है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, हरदीप पुरी जी जो हैं, इन्होंने क्या किया, एक ट्वीट किया और बताया कि जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्याज बेसिकली माइग्रेंट्स हैं जो दूसरे देश से, म्यांमार से निकल कर आए हैं, इंडिया में अभी रह रहे हैं। तो ये अभी हमारे देश में रेफ्यूजीज हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ये ट्वीट किया कि रोहिंग्याज को यहाँ पे रहने के लिए जगह दी जाएगी और ये जगह होगी EWS फ्लैट्स। यानी कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट्स बनाए हैं वो दिए जाएंगे इनको, और इन सभी रोहिंग्या मुस्लिम्स को ये फ्लैट देकर इनका यहाँ पे इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी ही देर बाद होम मिनिस्ट्री के पेज से ये क्लैरिफिकेशन आता है ट्विटर के थ्रू ही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। और ये जो पूरा जो मामला है उसे क्लियर किया जाता है कि नहीं, रोहिंग्यास को इस एरिया में EWS वाले जो फ्लैट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पे उनका कोई लेना देना नहीं है EWS के साथ। तो पहले हम देखते हैं कि रोहिंग्याज हैं कौन, फिर आएंगे वापस इस न्यूज़ पे। तो रोहिंग्याज बेसिकली रिफ्यूजीज हैं। रेफ्यूजीज यानी कि ये कहीं से भाग के इंडिया में आए हैं। कहाँ से भाग के आए हैं, तो म्यांमार जो है ना, म्यांमार का ये जो प्रोविंस दिख रहा है, रखाइन प्रोविंस, यहाँ से भाग के ये आए हैं। अलग अलग एरियाज में गए। इंडिया के मणिपुर, मिजोरम में देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में। तो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जमा हो गए हैं, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जमा हो गए हैं। बांग्लादेश में ये चित्तगोंग पोर्ट जो है, यहाँ पे काफ़ी डेवलप, यहाँ पे इन्होंने जगह कर ली अपनी और यहाँ पे ये रह रहे हैं। थाईलैंड में भी गए हैं कुछ रोहिंग्या मुस्लिम्स, कुछ यहाँ पे मलेशिया में भी गए हैं, यहाँ से फिर इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान में भी गए हैं। तो कुल मिला के आसपास के सभी एरियाज में रोहिंग्या मुस्लिम्स फैल गए हैं और ये निकाले गए हैं म्यांमार के थ्रू। ठीक है, मतलब म्यांमार में रह रहे थे, म्यांमार से निकाल दिए गए हैं। क्यों निकाला गया है इनको, ये बेसिकली समझना, ये एथनिकली मुस्लिम ग्रुप है। ठीक है, रोहिंग्या जो है एथनिकली मुस्लिम ग्रुप है, लेकिन रह रहा था म्यांमार में। म्यांमार एक बुद्धिस्ट मेजोरिटी वाली कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पे रिलीजन के बेसिस के पे इनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोसिक्यूशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसीलिए ये भाग गए यहाँ से। पहले ये रखाइन स्टेट में रहा करते थे म्यांमार के, और यहाँ पे मेनली बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम हैं ये। ओके, और इनको म्यांमार की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही, इन्हें सिटीजनशिप ही नहीं दी जा रही। म्यांमार की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि जो ये रोहिंग्यास हैं, ये हमारे देश में भी रिफ्यूजीज हैं, हमारे खुद के लोग नहीं हैं। ठीक है, तो म्यांमार की खुद की गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही, इनको सिटीजनशिप नहीं दे रही। म्यांमार की गवर्नमेंट का कहना है कि जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, ब्रिटिशर्स जब तक नहीं लाए थे इनको, तब तक उससे पहले म्यांमार में कोई रोहिंग्या नहीं रहते थे। यहाँ पे म्यांमार की गवर्नमेंट का कहना यह है कि ब्रिटिशर्स जो हैं बंगालीज को लेकर आए थे बर्मा में। बर्मा पहले, म्यांमार का पहले का नाम है बर्मा।
तो यहाँ की गवर्नमेंट का कहना यह है कि कुछ कुछ बंगाली लेबरर्स को यहाँ पे लाया गया था म्यांमार में काम करने के लिए, और यही रोहिंग्यास हैं। और इससे पहले कोई यहाँ पे रोहिंग्यास नहीं रहा करते थे, लेकिन कई सारे एविडेंसेस ऐसे मिले हैं जिससे समझ में आता है कि नहीं, रोहिंग्यास यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट करते थे। तो यहाँ की नेटिव पॉपुलेशन ही है रोहिंग्यास, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट इसको नहीं मान रही, और मेजरली एलिगेशन यही है कि रिलीजन के बेसिस पे इनका ये प्रोसिक्यूशन वगैरह हो रहा है, ठीक है। और इनफैक्ट यूएन जो है वो कहता है कि रोहिंग्यास जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट परसिक्यूटेड माइनॉरिटी हैं, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्हीं का हुआ है, सबसे ज़्यादा इन्हीं को परेशान किया गया है, यही एक माइनॉरिटी ऐसी है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा परसिक्यूट की गई है, ओके। अब देखो कुछ इश्यूज हैं इनको लेकर। एक तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन रोहिंग्यास की इंडिया आ गई। इंडिया आने के कारण यहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए हैं इंडिया में। इंडिया की गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि एक तो है नेशनल सिक्योरिटी का इशू, ठीक है। जैसे ये लोग जो हैं ये म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, तो इलीगल तरीके से आए हैं, इंसर्जेंसी के थ्रू आए हैं, इलीगली ये माइग्रेट करके आए हैं। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट को लेकर नेशनल सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो बढ़ जाता है। दूसरा, यहाँ पे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। जो लोकल पॉपुलेशन रह रही है नॉर्थ ईस्ट में, उनका कहना यह है कि ये हमारी डेमोग्राफी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो जॉब्स, जो एम्प्लॉयमेंट, जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलनी चाहिए, ये रोहिंग्यास ले जाएंगे, तो रोहिंग्यास को आप यहाँ से हटाइए, ये कहना है लोकल पॉपुलेशन का। तो इनके इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं। तीसरा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ रही है, क्योंकि देखो कोई पार्टी है जो रोहिंग्यास की साइड ले रही है कि हाँ इनका रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, कोई है जो इनका साइड नहीं ले रही है। तो जो इनका साइड ले रही है उनको मिल रहा है यहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका सपोर्ट, जो नहीं दे रहा है इनका साथ उनको यहाँ पे लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट मिल रहा है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो गई है। इसके साथ, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रोहिंग्यास जो हैं रेफ्यूजीज हैं, और रोहिंग्यास कौन सी एथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, इस्लामिक एथनिसिटी से, और इसीलिए ये एक नोशन बनता जा रहा है कि इस्लामिक पीपल जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, मुस्लिम पीपल जो नॉर्थ ईस्ट में रह रहे हैं, वो इंडिया का हिस्सा नहीं है, वो रेफ्यूजीज ही हैं हमेशा से। तो ये एक गलत नोशन जो बन रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि मुस्लिम पीपल को यहाँ पे ऐसा देखा जाने लगा है जैसे कि ये हमारे देश के लोग ही नहीं है। एक सस्पिशन की नज़र से देखा जाने लगा है, जो कि यहाँ पे रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा देता है। जो लोग हैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, उनको यहाँ पे रेडिकलाइजेशन यहाँ पे उनका हो रहा है, मिलिटेंसी की तरफ वो जा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक इशू है, ठीक है। यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो बॉर्डर्स है नॉर्थ ईस्ट की, ये बहुत ही ज़्यादा पोरस सी हो गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आना जाना बहुत आसान हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पॉपुलेशन, और यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, ठीक है। स्मगलिंग हो रही है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। इसके साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, विमेन की ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गई है। तो ये सारे इशूज़ हैं जिसके कारण हम रोहिंग्यास को अपने देश में बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज करके रिहेबिलिटेट नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि इनको वापस से डिपोर्ट कर दिया जाए, ठीक है। जहाँ पे भी इनकी सही जगह है वहाँ पे डिपोर्ट कर दिया जाए। अभी तक हमारा यही स्टैंड है, लेकिन हमने अपने रेफ्यूजीज जो भी हमारे देश में आए हैं उनको हमने भगाया कभी नहीं। एक और इंडिया की एक यहाँ पे जो लिगेसी है उसकी बात सुनो, कि 1951 का एक यूएन का कन्वेंशन है रेफ्यूजीज को लेकर, और एक और प्रोटोकॉल है 1967 का फॉर यूएन, ठीक है। ये यूएन का है कि आपको ऐसे ऐसे करना है जब रेफ्यूजीज आए। हमने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। तो कायदे से देखा जाए तो इंटरनेशनल लॉ में हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती रेफ्यूजीज को अपने यहाँ पे ठहराने की, लेकिन फिर भी हम इसको ठहरा रहे हैं। और इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफ्यूजी पॉपुलेशन जो है वो रह रही है, ठीक है। तो ये एक बड़ी चीज़ है। अब देखो ये प्रोटोकॉल और इसकी बात कर रही थी कन्वेंशन की, तो ये भी बात कर लेते हैं। यूएन का रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का। ये 1951 का जब कन्वेंशन आया था तो बेसिकली ये यूरोप के रेफ्यूजीज की बात हो रही थी इसमें, ठीक है। कि जो लोग यूरोप से माइग्रेट करके आ रहे हैं उन रेफ्यूजीज की बात हो रही थी। तो इसमें डिफाइन किया गया कि रेफ्यूजी हैं कौन, रेफ्यूजी के राइट्स क्या होंगे, क्या क्या उनको कहाँ कहाँ पे असाइलम मिल सकता है, कहाँ पे जाके वो शरण ले सकते हैं, और यहाँ पे कौन कौन रेफ्यूजीज में नहीं आएगा, कौन कौन वॉर क्रिमिनल्स है। ये सब चीज़ें क्लियरली इस प्रोटोकॉल में, इस कन्वेंशन में बताई गई हैं। ये बताया गया कि यहाँ पे उन लोगों का जो किसी परसिक्यूशन को फेस करते हुए आए हैं, चाहे फिर वो रेस पे बेस्ड हो, रिलीजन पे हो, नेशनैलिटी पे हो, या पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड हो, अगर आपका कैसे भी परसिक्यूशन हो रहा था किसी जगह पे,
आप जो भाग के आए हो तो आप बन गए रेफ्यूजी और आपको कुछ राइट्स मिलेंगे यहाँ पे। राइट्स कुछ ऐसे हैं कि आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है, आप अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का 1948 का, इसका आर्टिकल 14 जो है वो बात करता है कि जो भी रेफ्यूजीज हैं उनको असाइलम दिया जाए, उनके पास ये राइट हो कि वो असाइलम सीक कर सकें, और वही राइट यहाँ पे इंश्योर किया गया है इस यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन में। इसके अलावा जो रेफ्यूजीज हैं उन्हें और भी कई सारे राइट्स और बेनिफिट्स दिए गए हैं इस कन्वेंशन के अंतर्गत, और एक प्रोटोकॉल आया 1967 का, इसने इस 1951 के कन्वेंशन का जो दायरा था वो बढ़ा दिया। इसमें बोला गया कि अभी तक आप यूरोप के रेफ्यूजीज को ही मानते थे, अब यहाँ पे कहीं से भी किसी भी कंट्री के रेफ्यूजीज हैं, एशिया के हैं, अमेरिका के हैं, कहीं के भी हैं, आप उनको भी रेफ्यूजी मानोगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंडिया अभी तक इस कन्वेंशन का मेंबर नहीं है, इंडिया ने इस कन्वेंशन पे साइन नहीं किया है। तो बात यहाँ पे हो रही थी रोहिंग्यास की, और मैंने आपको बताया कि रोहिंग्यास को लेकर यहाँ पे ये कन्फ्यूजन हो गया। बेसिकली होम मिनिस्ट्री का कहना ये है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है उसको एक डिटेंशन सेंटर बनाना है। दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं उनका काम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं। तो पॉलिटिकल उठापटक चल रही है, कोई बोल रहा है कि आपका काम है, दूसरा बोल रहा है आपका काम है, तो एक दूसरे में ही ये उठापटक चल रही है। लेकिन रोहिंग्यास कौन है, प्रोटोकॉल क्या है, कन्वेंशन क्या है, आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रीलिम्स। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। दिल्ली पीएम 2.5 लेवल वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हुआ कुछ यूं है कि एक ग्लोबल एनालिसिस आया है जिसमें इंडियन सिटीज़ को और बाकी सारी लगभग 7,000 सिटीज़ को चेक किया गया है। पीएम 2.5 जो पार्टिकल्स हैं, पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स, ये कहाँ पे कितने हैं, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पे कितनी है, इस पैरामीटर पे हमने सिटीज़ को यहाँ पे नंबरिंग दी है। तो देखो पीएम 2.5 के बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखो पीएम 2.5 जो है पर्टिकुलेट मैटर है, यानी कि छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, जो पॉल्यूशन मचाते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं। तो एयर में आपको जो बहुत छोटे से पार्टिकल्स मिलते हैं डस्ट के फॉर्म में, डर्ट के फॉर्म में, सूट के फॉर्म में, स्मोक के फॉर्म में, या फिर छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट्स मिलते हैं, ये पर्टिकुलेट मैटर होते हैं। और ये जो 2.5 देख रहे हो ना, ये इसका डायमेंशन है, इसका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से ज़्यादा अगर नहीं है तो ये पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की कैटेगरी में आएगा। अगर 10 माइक्रोन इसका डायमीटर है तो पीएम 10 की कैटेगरी में ही आएगा। ओके, इस तरह से 2.5 10 का ये मतलब होता है। अब देखो जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स काफ़ी, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, एयर में या फिर एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक अटक के रहते हैं, सस्पेंड होके रहते हैं, ठीक है। इसमें कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो एक्स्ट्रा डार्क, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं, इनको सूट या स्मोक कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ये नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उसमें वोल्केनोज, फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म, इन सब के कारण पीएम 2.5 पार्टिकल्स बन सकते हैं। इसके अलावा जो ह्यूमन मेड कॉजेज हैं, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज, इसमें क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स को जब आप बर्न करते हो, इंडस्ट्रीज में बर्न करते हो, व्हीकल्स में बर्न करते हो, पावर प्लांट्स में, कंस्ट्रक्शन की जो डस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट है, ये सब मिलकर जो बनता है, ये बनता है पीएम 2.5 पार्टिकल्स, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के कारण। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ये जो पीएम 2.5 पार्टिकल्स हैं, ये आपको जनरली ज़्यादातर हायर जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेस्ट फायर्स लगती हैं, यहीं पे ये फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि ये पीएम 2.5 पार्टिकल्स जो हैं पोल्यूशन कॉज करते हैं, लेकिन ये सीजन के अकॉर्डिंगली बात होती है। जैसे कि समर्स में यहाँ पे ये जो पीएम 2.5 पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिसिपेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसिपेट हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं बिकॉज ऑफ द हायर टेम्परेचर। इसीलिए ये एक जगह क्योंकि एक्यूमुलेट नहीं हो पाते तो इनका पॉल्यूशन जो है कम दिखता है। लेकिन विंटर्स में एक जगह पे ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं और इसीलिए पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विंटर्स में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं होता और ये सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आप देखोगे दिल्ली में जो विंटर्स होती हैं, विंटर्स में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ने लगता है और समर्स में यही पॉल्यूशन धीरे धीरे डिसिपेट होने लगता है। तो इसका कारण यही है, ठीक है। अब देखो आते हैं न्यूज़ पे अगेन। तो ये जो रिपोर्ट है एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज़, ये रिपोर्ट जो है ये कहती है कि 7,000 सिटीज़ को यहाँ पे मापा गया, चेक किया गया कि किसमें कितने पार्टिकल्स हैं, पीएम 2.5 हैं। तो पता ये चला कि इंडिया की जो दिल्ली सिटी है, दिल्ली जो है, दिल्ली के बाद कोलकाता जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीएम 2.5 लेवल्स मिले हैं हमको।
जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, डाइऑक्साइड, उसके तो इतने ट्रेसेस नहीं मिले, लेकिन दिल्ली और कोलकाता में PM2.5 के ज़्यादा मिले। तो टॉप 10 कंट्रीज में हमारी दिल्ली और कोलकाता आ रहे हैं, लेकिन टॉप 20 कंट्रीज जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब बात करें, उसमें हमारा इंडिया का कोई भी सिटी नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे जब PM2.5 की बात होती है तो ये उन सिटीज़ में लोकेटेड होते हैं जो लो या मिडिल इनकम कंट्रीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स वगैरह चलती रहती हैं, उसके कारण ये PM2.5 पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के कारण जो वेस्ट आ रहा है, उससे भी ये PM2.5 पार्टिकल्स जमा होते हैं। लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो आपको ट्रेस मिलेंगे ना, वो ज़्यादा हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी फॉसिल फ्यूल बर्न करने से ही आती है, पावर प्लांट्स वगैरह से ही आती है, लेकिन ये आपको जनरली हाई डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। और साथ में जो लोग भी इन सिटीज़ के आसपास रहते हैं, वहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM2.5 का भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अभी देखो ये भी पता चला कि 2019 में जो ये स्टडी हुई, लगभग 86% सिटीज़ ऐसी हैं, 7,000 में से 86% सिटीज़ ऐसी हैं जो WHO का जो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड है कि WHO बोलता है कि इतने PM2.5 पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इतना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ये उससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और नॉट जस्ट इन इंडिया, नॉट जस्ट इन दिल्ली एंड कोलकाता, बल्कि लगभग 86% सिटीज़ में ऐसा देखने को मिला है, ओके। इसके साथ देखो अभी हमारे देश में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और PM2.5 को अगर कंपेयर करें, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, एक चीज़ तो मैंने बताई, जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ मिलता है, और ये जो है ये लॉन्ग टर्म नहीं चल पाता, ठीक है। इसका जो पॉल्यूशन है काफ़ी शॉर्ट टर्म का होता है, शॉर्टर लाइफ टाइम होती है PM2.5 से। दूसरी चीज़ ये कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लेवल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा वेरिएबिलिटी के साथ आपको देखने को मिलते हैं, ओके। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसे आप इस एरिया में रह रहे हो, यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, आसपास कहीं पे भी नहीं है, लेकिन PM2.5 अगर ज़्यादा है तो पूरे एरिया में ही ज़्यादा होगा। तो PM2.5 जो है बहुत आसानी से डिसिपेट होता है, ओके, और बहुत जल्दी फैलता भी है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक जगह ही स्टोर्ड रहता है, इसीलिए ये आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया चाइना ट्रूप्स टू टेक पार्ट इन रशिया वॉर गेम्स इन वॉस्टॉक। तो हुआ कुछ यूं है, बहुत छोटी सी न्यूज़ डेवलपमेंट है, रशिया यूक्रेन वॉर अभी चल ही रहा है, और ऐसे में रशिया ने एक वॉर गेम्स यहाँ पे अनाउंस करे हैं। बेसिकली ये वॉर गेम्स क्या है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक कॉम्पीटिंग काइंड ऑफ गेम्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इंडिया और चाइना भी पार्टिसिपेट करने वाली है। रशिया इनको होस्ट कर रहा है, और रशिया यूक्रेन क्राइसिस चलते हुए ही इनको यहाँ पे होस्ट कर रहा है इन वॉर गेम्स को, ओके। इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट करने वाला है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बेलारूस, तजाकिस्तान, मंगोलिया, ये सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बेलारूस जो है बेलारूस जो है ये कंट्री है, ये लैंडलॉक्ड है या नहीं है, और इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज ने इसको घेरा हुआ है, ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इसके बाद देखो एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दी गई है, चाइना ने भी इंडिया ने दोनों ने क्लियर किया है कि अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है वो एकदम इंडिपेंडेंट है इससे, ठीक है। जो अभी वॉर गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया और चाइना, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाहते हैं कि हाँ भाई रशिया तुम जो कर रहे हो यूक्रेन के साथ वो बिल्कुल सही कर रहे हो, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कहते। हमने हमेशा यही कहा है कि इसको डायलॉग के थ्रू सुधारना चाहिए, सॉर्ट करना चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, तो हम इस वॉर गेम्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, उसका और इस रशिया यूक्रेन वॉर का कोई लेना देना आपस में नहीं है, ओके। अभी देखो ये क्लियर नहीं है कि इंडिया और चाइना साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, ये देखना पड़ेगा। तो एक छोटी सी न्यूज़ थी अबाउट रशियन वॉर गेम्स। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है मिल्क प्राइजेस को लेकर। अभी देखा जा रहा है कि सभी ब्रांड्स जो हैं, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये सब अपने प्राइजेस जो है मिल्क के बढ़ा रहे हैं। किसी ने 2 रुपये बढ़ा दिए, किसी ने 3 रुपये बढ़ा दिए। तो क्यों हो रहा है ये, क्यों मिल्क के प्राइजेस बढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे देखो अमूल जो है वो कहता है कि इनका 4% जो है यहाँ पे इन्होंने प्राइस राइज कर दिया है, ठीक है। ये इन्फ्लेशन से कम है, ये कह रहे हैं। अमूल कह रहा है कि हमने प्राइस बढ़ाए तो है, लेकिन फिर भी हम इन्फ्लेशन की मार हमको ज़्यादा ही पड़ रही है, ठीक है। तो ये क्यों प्राइजेस बढ़े हैं? पहला रीज़न है फॉल इन प्रोडक्शन का। डेयरीज में प्रोडक्शन गिर गया है, ये 8 से 10% तक मिल्क प्रोडक्शन कम हुआ है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। तो यहाँ पे देखा ये गया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, और एक चीज़ जो है
कि 8 से 10% मिल्क कलेक्शन कम हो गया है। इसमें देखो एक चीज़ तो ये है, एक कारण ये है कि जो कैटल को फीड करने के लिए जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, जो कैटल फीड है वो भी महंगा हो गया है। क्यों महंगा हो गया है? क्योंकि कई सारे एरियाज में बहुत हैवी रेनफॉल हुआ है, जिसके कारण जो ग्रीन फॉडर कैटल को फीड किया जाता है उसके रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। दूसरा ये कि कैटल्स में डिसीजेज बहुत हो रहे हैं। अभी आपको पता है लंपी स्किन डिसीज के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। लंपी स्किन डिसीज गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश सब जगह फैला हुआ है। इसके कारण क्या हो रहा है? इस डिसीज के कारण जो कैटल्स हैं उनकी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटी भी कम हो रही है। इसके साथ ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, मैन पावर, एनर्जी के कॉस्ट, सभी के कॉस्ट बढ़ गए हैं। एक डिमांड सप्लाई मिसमैच भी हो गया है। पहले क्या हो रहा था कि पहले कोविड लॉकडाउन था तो उस टाइम पे सप्लाई बहुत था, डिमांड कम था। जैसे ही रिकवर किया वैसे ही सप्लाई यहाँ पे कम पड़ गया है, डिमांड ज़्यादा हो गई है। तो इसके कारण डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण यहाँ पे ये प्राइजेस और बढ़ गए हैं। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिनके कारण आपको देखने को मिलता है कि मिल्क के प्राइजेस कैसे बढ़ रहे हैं। बेसिकली इकोनॉमी में आपसे कंसेप्ट पूछा जा सकता है, इसीलिए एक छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे रखी है। ओके, नेक्स्ट इशू है द डेवलप्ड कंट्री गोल। तो देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 5 प्रण करे हैं अभी 15 अगस्त 2022 को, जब हमारे 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए तब। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम पंच प्रण ले रहे हैं। उसमें से पहला प्रण ये था कि बाय 2047 हमको इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो ये डेवलप्ड कंट्री कैसे बनती है, क्या चैलेंजेस हमारे सामने, ये सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले तो देखो ये आपको ये मैप्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये ग्राफ दिख रहे हैं। इसमें देखो पहला चार्ट जो दिख रहा है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है। अभी देखो यूएस, यूके, नॉर्वे, तीनों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कितना अच्छा है। चाइना भी धीरे धीरे इसको पकड़ रहा है, चाइना भी धीरे धीरे ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा कर रहा है, लेकिन इंडिया सबसे नीचे है देखो, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो पर कैपिटा इनकम में देखोगे तो सबसे ऊपर नॉर्वे चल रहा है, यूएस चल रहा है, यूके चल रहा है, और इंडिया जो है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम जो है वो कम देखने को हमको मिल रही है, ठीक है। इसके बाद देखो ये कंट्री पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखें तो लो इनकम कंट्रीज में आप देखो सोमालिया आ रहा है, अफगानिस्तान, जम्बिया आ रहा है। फिर लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश आ रहा है। अपर मिडिल इनकम में चाइना, ब्राजील आ रहा है, और हायर इनकम में यूएस, यूके, नॉर्वे आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये है कि किसको डेवलप्ड बोले, किसको डेवलप्ड नहीं बोले। तो डेवलप्ड कंट्री है क्या? अलग अलग ग्लोबल एजेंसीज अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पे देखती हैं, डेवलप्ड मानती है नहीं मानती है। तो यूएन की 3 कैटेगरीज हैं। पहली है डेवलप्ड इकोनॉमी, दूसरी है इकोनॉमी इन ट्रांजिशन यानी कि जो डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ आ रही है, और तीसरी है डेवलपिंग, ठीक है। ये 3 है, और इसमें इसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखो एक चीज याद रखना कि जो यूएन का ये कैटेगराइजेशन है ना, ये कैटेगराइजेशन इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर है, ना कि रीजन के ऊपर है। इसको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि देखो हम यूजुअली क्या मान लेते हैं कि एशिया जो है ये इसकी सारी कंट्रीज डेवलपिंग होंगी, और यूरोप जो है इसकी सारी कंट्रीज डेवलप्ड होंगी। लेकिन यूएन ऐसा नहीं मानता कि यूरोप सारा डेवलप्ड है और एशिया सारा डेवलपिंग है, ऐसा नहीं है। एक एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। यूएन जो है इसको कैटेगराइज करता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का ही कैटेगराइजेशन लेता है। पर यहाँ पे यूएन का जो ये कैटेगराइजेशन है, वर्ल्ड बैंक का जो कैटेगराइजेशन है, इससे लोग यहाँ पे सही नहीं मानते। इस कैटेगराइजेशन को काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये कैटेगराइजेशन। क्यों? क्योंकि देखो यूएन जो है कैटेगराइज जब करता है तो सिर्फ 3 कंट्रीज को, यूएस, यूके और नॉर्वे, इन 3 कंट्रीज को ही डेवलप्ड कैटेगरी में रखा है। सिर्फ 17 कंट्रीज हैं जिनको की ट्रांजिशन वाली कैटेगरी में रखा गया है, और मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं, बाकी सारी कंट्रीज लगभग 100 के 100 150 से ऊपर कंट्रीज जो हैं उन्हें रखा गया है डेवलपिंग में, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है। जैसे चाइना जो है, चाइना को यहाँ पे रखा हुआ है डेवलपिंग में। अब सब हम लोग जानते हैं कि आजकल चाइना जो है यूएस को टक्कर दे रहा है। बीच में जब ट्रम्प आए थे तो ट्रम्प ने ये भी कहा था कि अगर आप चाइना को डेवलपिंग कह रहे हो तो फिर यूएस को भी डेवलपिंग कहो, क्योंकि दोनों जो है इकोनॉमिकली आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े, टक्कर की इकोनॉमीज हैं। तो यहाँ पे जो टॉप मोस्ट इकोनॉमी है चाइना, उसको आप डेवलपिंग कह रहे हो। एक इशू ये भी है कि चाइना जो है इसका जो भी जीडीपी वगैरह है उससे 6 टाइम्स ज़्यादा जो है ये नॉर्वे का है, ठीक है। नॉर्वे जो है इसका जीडीपी 6 टाइम है चाइना के। लेकिन यहाँ पे इसको इक्वेट कर रहे हो सोमालिया से, जो कि वन ऑफ द लोवेस्ट इनकम कंट्री है।
सोमालिया लगभग 26 टाइम्स अभी पीछे है इसके, ठीक है, 26 टाइम्स अभी इसके पीछे है। तो भैया देखो चाइना किसके करीब है, नॉर्वे के करीब है ना, तो आप इसको कम से कम ट्रांजिशन में तो रखो, अगर डेवलप्ड में नहीं रख सकते हो तो भी, ठीक है। इसके साथ देखो दूसरा इशू ये है कि इंडिया को लो इनकम कंट्री में रखा गया है। अब अगर आप देखोगे एब्सोल्यूट इनकम के फॉर्म में देखोगे, एब्सोल्यूट जीडीपी, एब्सोल्यूट ग्रॉस नेशनल इनकम के फॉर्म में देखोगे, तो उसमें मतलब टोटल हमारे देश में कितना पैसा रहे उसको देखोगे, तो उसमें इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट अर्निंग, वन ऑफ द टॉप मोस्ट इकोनॉमी, टॉप 3 कंट्रीज में आएगा इंडिया। लेकिन जैसे इसको आप पर कैपिटा कर देते हो, यानी कि पूरी इनकम को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हो, एक एक जना कितना, एक एक जन के हिस्से में कितना यहाँ पे वेल्थ आ रहा है उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हो, तो पर कैपिटा देखते हो तब इंडिया बहुत पीछे चला जाता है, ठीक है। तो इंडिया अभी देखो बहुत पीछे है। अभी जैसे चाइना तो चलो फिर भी नॉर्वे वगैरह के करीब है, लेकिन इंडिया सोचो, इंडिया पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से भी पीछे है, सोचो जरा, बांग्लादेश से भी पीछे है अभी इंडिया, इतना पीछे हैं हम, तो हमें बहुत लंबा रास्ता कवर करना है डेवलप्ड कैटेगरी में आने के लिए। दूसरी चीज ये कि ह्यूमन डेवलपमेंट में हमने देखा हम अभी भी बहुत पीछे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट में चाइना जो था धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसने काफ़ी ग्रोथ करी है, इंडिया ने उतनी भी नहीं करी है। अभी देखो ये देखें कि इंडिया कब तक ये अचीव कर पाएगा डेवलप्ड कंट्री का, तो हम ये देखते हैं कि चाइना ने और बाकी कंट्रीज ने कैसे क्या अचीव किया है। तो देखो तो नॉर्वे जो है, नॉर्वे को लगभग 56 ईयर्स लगे। आज जहाँ इंडिया है ना वहाँ नॉर्वे था 56 ईयर्स पहले, तो 56 ईयर्स लगे नॉर्वे को इस जगह पे आने के लिए, ठीक है। अगर चाइना से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करना ज़्यादा अच्छा होगा, सही होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलैरिटी हमारे बीच में है। तो चाइना जो है इसने ये मार्क को 2007 में रीच कर लिया था, तो 2007 में इंडिया और चाइना लगभग सेम थे। 2022 में चाइना आज की स्थिति में देख लो कैसा है। तो चाइना को 15 साल लगे इस जगह पे आने के लिए, लेकिन चाइना ने इसके लिए बहुत चीज़ें करी है, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दिया है। बाकी आप देखोगे ना यूएस, यूके, नॉर्वे, इनको बहुत लंबा लंबा टाइम लगा, 50-50 साल लग गए इनको डेवलप्ड होने में, लेकिन जो चाइना है इसने 15 साल में डेवलपमेंट पा लिया। अब एक तो कारण ये था कि इसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया था, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया था, लेकिन आने वाले टाइम में इंडिया के पास भी डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत बढ़िया होने वाला है। इसके अलावा चाइना ने इस डेमोग्राफी को एक्चुअल में डिविडेंड बढ़ाया बनाया ह्यूमन डेवलपमेंट करके, इंडिया अभी इतना नहीं कर पा रहा है, ये एक इशू है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया कि 2047 तक लगभग आधी जनता तो हमारी मिडिल क्लास में आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ कही गई। दूसरा ये कहा गया कि इसमें हमको एजुकेशन, हेल्थ, वाटर, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इनकम का यहाँ पे सोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। 2013 में लगभग 218 मिलियन लोग जो थे हमारे देश में पुअर पीपल थे, तो ये डाटा ये बताता है कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं वो इंडिया में रह रहे थे। अब हमारे पास चांस है इसको चेंज करने का बाय 2047। हमने टारगेट तो सेट करा है, लेकिन इसके लिए हमको काम भी बहुत करना पड़ेगा। तो ये कुछ डाटा था जो आपको ट्रेंड समझाने के लिए मैंने बताया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही था, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना अपने बारे में कि आपको जो क्वेश्चन मैंने पूछा वो कैसा लग रहा है, ये पूरा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखो आपका मोटिवेशन, जो आपका जो सपोर्ट है ना, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर मैं कुछ दिन और देखूंगी, अगर हमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम फिर वापस से पहले वाले जो फॉर्मेट था जिसमें हम एक ही वीडियो लाते थे द हिंदू का और उसमें ही एडिटोरियल कर लेते थे, उसमें आंसर राइटिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। तो अगर ऐसा ही मतलब ज़्यादा सपोर्ट हमको नहीं देखने को मिलता या फिर आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, तो फिर हम वापस से इसी इनिशिएटिव पे स्विच कर जाएंगे, ओके। तो आप लोग अपने आंसर्स कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और मुझे ज़रा बताना भी फीडबैक में कि आपको कैसा इनिशिएटिव ये लग रहा है, कि हम इसको ऐसे ही कंटिन्यू करें या पुराने फॉर्मेट में चले जाएं। जो आपकी सुविधा होगी वैसा कर लेंगे, ओके। तो चलो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।